हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बुक नई एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये है आपकी बुक एनालिटिकल ज्योमेट्री, यानी कि हम जिसे कहते हैं 3D ज्योमेट्री। आप तक आपने पढ़ी होगी 2D ज्योमेट्री, यानी कि जिसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होते हैं। तो लेकिन अगर हम किसी भी सॉलिड्स की बात करते हैं, जैसे कि थोड़ा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे 3D ज्योमेट्री होती हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करें तो हमने हमेशा 2D ही ज्योमेट्री पढ़ी है, यानी कि 2 डायमेंशन वाली, जिसमें एक्स एक्सेस होती है और वाई एक्सेस होती है। लेकिन अगर हम जैसे कि हम कर्व है या कोई भी एरियाज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 डायमेंशन में। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ती है 3 डायमेंशन की, क्योंकि जैसे अगर हमें सपोज़ करो एक कमरे का निकालना है तो उसकी हाइट है, विड्थ है, सॉरी कमरे नहीं, अगर मुझे किसी बॉल की निकालनी है या सिलेंडर की निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए, उसकी विड्थ भी चाहिए, हाइट भी चाहिए और लेंथ भी चाहिए। तीनों चीज़ चाहिए। तीनों चीज़ का मतलब क्या हो गया, 3D ज्योमेट्री, यानी कि 3 डायमेंशन। जो कि मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जैसे कि हम कोई पेपर पर अगर काम कर रहे हैं तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पेपर पर काम करते हैं तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हम सिंपल इसे ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर हम कोई भी सॉलिड चीज़ ले, जैसे सपोज करो हमने ये सॉलिड चीज़ ली, ये हमारा सॉलिड है, तो हम क्या करेंगे, इसकी हमारी हाइट भी होगी, विड्थ भी होगी और थोड़ी साथ में मोटाई भी होगी, यानी कि इसने कोई स्पेस घेरा है। जैसे मैंने अगर पेपर पे बनाया तो कोई स्पेस नहीं घेरा है। और सपोज करो जैसे ये मेरा फ़ोन है, ये मैंने फ़ोन यहाँ पर रखा और इसने ये पूरा स्पेस घेर लिया। स्पेस घेर लिया यानी कि इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इतनी जो ये है इसकी मोटाई भी है। स्पेस घेरने का मतलब अब मुझे इसमें 3D ज्योमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि 3 डायमेंशन का यूज़ करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। मेरा चैप्टर 1 जो है, यानी कि एनालिटिकल ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री का चैप्टर 1 है, उसमें आपका आता है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ये मेरा पहला चैप्टर है, ठीक है। यानी कि पहले चैप्टर को मैं 2 दिन डिस्कस करूँगी, क्योंकि उसमें कंटेंट क्या है, एक एक्सरसाइज है, पूरा कंटेंट है कैसे डिस्टेंस निकालते हैं जब ओरिजिन से होती है, कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है उससे डिस्टेंस होती है वो निकालना है, क्या होते हैं हमारे अगर इंटरनल में रेशो डिवाइड हो या एक्सटर्नल में रेशो डिवाइड है, उसका डेरिवेशन बहुत आता है वो कराऊंगी, साथ ही कुछ क्वेश्चन कराऊंगी। और जब हमारा इसका दूसरा पार्ट चलेगा, यानी किसी चैप्टर का सेकंड डे चलेगा, सेकंड डे में मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी, यानी कि जो भी बचे हुए टॉपिक होंगे। यानी कि मेरा पूरा लगभग 2 दिन में मेरा ये चैप्टर पहला फिनिश हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। फिर हमारा आते हैं डीसीज, यानी कि डायरेक्शन रेजोस और डायरेक्शन कोसाइन का चैप्टर। इसी तरीके से हम पूरा चैप्टर लेकर चलेंगे। हमारे 9 चैप्टर हैं, 9 के 9 चैप्टर लेकर चलेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री में। साथ ही हम कम्पिटिटिव की भी तैयारी शुरू करा रहे हैं, यानी कि चाहे आप एसएससी की तैयारी के लिए मैथ्स पढ़ना चाहते हो, या आप अपना सीजीएल की तैयारी के लिए पढ़ना चाहते हैं, या बैंक के पढ़ने के लिए चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। मैं वहीं से आपकी वीडियो पूरी अपलोड करना स्टार्ट करूँगी, पूरे कंटेंट वाइज। अगर आपके सेमेस्टर वाइज चल रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव की एक मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूँगी, सिस्टमेटिक, यानी कि रियल एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव हुए, ग्रुप थ्योरी के ऑब्जेक्टिव हुए, वो सब मैं आपको एक साथ एक वीडियो में अवेलेबल करा दूँगी, क्योंकि आजकल जो है यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए पहले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे क्या ऑब्जेक्टिव इससे बन सकते हैं। अब देखिए, अब मुझे इसमें लेने हैं 3 एक्सिस। 3 एक्सिस यानी कि मैंने जैसे सपोज करो एक ये बना लिया आपका सॉलिड पिक्चर, ये बनाई, आपको सॉलिड पिक्चर ऐसे ही बनानी है। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर ऐसे, और ये एक छोटा सा बॉक्स और बना देना इसके पैरेलल और इनको मिला देना, ठीक है, ये मिला दिया। अब ये देखिए एक सॉलिड तरीके का हो गया, इसमें हम एक्सेस से डिनोट करेंगे, यानी मैंने इसको थोड़ा सा आगे बनाया, ये एक्स हो गया, इसको थोड़ा सा आगे बनाया, ये जेड हो गया, और इसको थोड़ा सा आगे बनाया, ये हो गया वाई। ये मेरा ऑरिजिन है, ये हो गया ऑरिजिन, इसको थोड़ा सा आगे मिला दिया, ये वाई डैश हो गया, इसको थोड़ा सा आगे मिला दिया तो ये एक्स डैश हो गया, और इसको भी थोड़ा सा मैंने पीछे मिला दिया तो ये मेरा जेड डैश हो गया। ओके, अब मैं इसको मान लेती हूँ पॉइंट पी। ये मेरा कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा कैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है।
तो मैंने एक ये आपका पूरा स्ट्रक्चर लिया है ज्योमेट्री में 3 डायमेंशन बनाने के लिए। हम इसमें 3 फिक्स पॉइंट करते हैं एक्स वाई जेड, जिसको नॉन कोप्लानर बोलते हैं। हमने यहाँ पर एक पैरेलल प्लेन्स लिया वाई ओ जेड हमने लिया है, एक्स ओ जेड हमने लिया है और एक्स ओ वाई हमने लिया है। मैं केवल इसकी मतलब जो पॉइंट्स है केवल वही डिस्कस करूँगी, क्योंकि इसका ना डेरिवेशन आता है ना कुछ। तो हम क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ पर कौन कौन से काम कर रहे हैं, वाई ओ जेड, एक्स ओ जेड, एक्स ओ वाई, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देखो वाई जेड है तो हम क्या करेंगे, उसको एक्स बोलेंगे, जेड और एक्स है तो उसको वाई बोलेंगे और एक्स ओ वाई को हम जेड बोलेंगे। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हुए। ओके, ये हमारा हुआ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हम इसको आगे की चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि ये हो गया P और इसको हमने डिनोट कर दिया x, y, z से। ये हमारे होते हैं कार्टेशियन सिस्टम, इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, और इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ P, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ P। ओके, आई होप ये पूरा सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब जो ज़्यादातर जनरली वैसे क्वेश्चन जो आता है वो लिख देंगे, जैसे ऑक्टेंट बनाते हैं। ऑक्टेंट यानी कि हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस पूरे प्लेन्स को, 3D कोऑर्डिनेट प्लेन्स को, और उनमें डिफाइन करते हैं उनका साइन। तो आपसे क्वेश्चन दे देंगे विद साइन कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और ये पूछ लेंगे ये कौन से ऑक्टेंट में है, तो आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम पूरा चार्ट बना लेते हैं ऑक्टेंट का, जिससे आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने एक पूरी आपकी टेबल बना ली, ये टेबल, इस पर सब चीज़ आपकी लिखी होगी। ये मैंने टेबल बना ली। ओके, इसमें पहले तो मैं ऑक्टेंट लिखूंगी, यहाँ ऑक्टेंट। ये कौन सा है, एक x बनेगा, एक y बनेगा, एक z बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है, मुझे 8 चीज़ों में डिवाइड करना है। मैं 8 के डिवाइड कर लूँगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसमें हम लिखते हैं नंबर्स इसके। तो देखिए पहला मैं लिखूँगी सिंपल, मेरा जो पॉजिटिव होता है ओ एक्स वाई जेड, यानी कि मैंने लिया है ओ एक्स वाई जेड, ये एक सिंपल वाले लिए हैं कोऑर्डिनेट। अब मैं डैश वाले लूँगी जो मैंने पीछे बढ़ाए थे। ठीक है, तो पहले तो मैं केवल एक्स डैश वाला लेती हूँ, ओ एक्स डैश वाई जेड, फिर वाई वाला ले लेती हूँ ओ एक्स वाई डैश जेड, फिर ले लेती हूँ जेड का ओ एक्स वाई जेड डैश। ये तीनों हो गए, यानी कि चारों सिंपल भी हो गए। अब मैं 2 पर आपका डैश वाले लूँगी, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, और अब की बार पूरे तीनों के ओ एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। क्लियर। अब देखिए इसमें प्लस माइनस के साइन कैसे बनेंगे। बस एक टेक्निक है, अगर आपका जो एक्स एक्सिस है वो माइनस डैश वाली है तो माइनस आएंगे, बाकी अदरवाइज प्लस आएंगे। तो देखिए इसमें सारे कोई डैश नहीं है तो ये तीनों चीज़ें प्लस। ओके, और कलर का पेन ले लेते हैं। अब देखिए इसमें केवल एक्स डैश वाला है, यानी कि वो माइनस, और वाई जेड प्लस वाले हैं। इसमें देखिए केवल वाई डैश है तो इसे माइनस लेंगे, बाकी दोनों को प्लस लेंगे। ये प्लस माइनस और प्लस, इसमें लास्ट वाला माइनस होगा, प्लस प्लस माइनस। इसमें ये पहले दो एक्स डैश और वाई डैश है, यानी कि डैश का मतलब माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर उसके बाद ये आ गया आपका प्लस माइनस माइनस, इसके बाद हो गया ये देखो माइनस है, फिर प्लस, फिर माइनस, और ये सारे माइनस वाले। आई होप ऑक्टेंट आपको बनाना आ गया होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन में चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है आपका -1, -2 और -1, -5, 1 और 1, और एग्जाम्पल -4, -3, -3। अब हमें बताना है ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करते हैं। तो देखिए पहला माइनस, दूसरा प्लस और माइनस, यानी कि हमारा देखिए कौन सा आया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये वाला हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं ओ एक्स डैश वाई और जेड डैश में, ओ एक्स डैश वाई डैश का जेड का मतलब कितना हो गया,
कि हमारा ये क्या है एक्स और जेड पर, यानी कि जो हमारे नेगेटिव वाले हैं हम इसके पॉइंट पर देखेंगे, या एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स बोथ आर नेगेटिव, यानी कि हमारा ये क्या हो गया ओ एक्स डैश वाई जेड डैश पर प्लेन कर रहा है। सेम इसी तरीके से ये क्या हो गया एक्स डैश वाई जेड पर, ये क्या हो गया एक्स डैश वाई डैश जेड पर। बस हमें यही चीज़ दिखानी है और हमारा ये हो गया आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन फ्रीली समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं कि देखिए केवल मैं डेरिवेशन नहीं बता रही इन दो चीज़ों की जिसमें से डिस्टेंस निकालनी हो, क्योंकि इनके डेरिवेशन नहीं आते तो आप डेरिवेशन में टाइम वेस्ट करेंगे। इससे अच्छा मैं क्या करूँगी, जिसका डेरिवेशन आता है केवल वही समझाऊंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए अब क्या है, हम डिस्टेंस वाला यानी कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट, ऑफ ए गिवन पॉइंट। ठीक है, इसमें दो टॉपिक आते हैं। पहला तो आता है आपका डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जब हमें डिस्टेंस निकाल दी हो ओरिजिन से, यानी कि सिंपल ओ ओ ओ यानी कि 0,0,0 से। तो हम क्या करते हैं, P हमारा क्या कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, और ओरिजिन तो आप जानती है, ओरिजिन हम कहते हैं 0 0 0। तो सीधा एक फार्मूला होता है क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है 2D में, यानी कि 2D में आप क्या पढ़ते थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, केवल क्योंकि 3 एक्सिस हैं तो 3 एक्सिस का मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बट यहाँ x1 x2 y1 कितने हैं, 0, क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। चाहे तो x1 y1 ये आपके, यानी कि क्योंकि ओरिजिन से जाएंगे तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0। ठीक है, जब हमारे ओरिजिन से पास हो रहे हों, ओरिजिन से पास हो रहे हों। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कोई एक्सिस दे दे तो क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपकी क्या है डिस्टेंस ऑफ अबव पॉइंट, यानी कि जो P वाले पॉइंट हैं अबव पॉइंट फ्रॉम जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, या कोऑर्डिनेट या गिवन पॉइंट है कोई P x1 y1 और z1 फ्रॉम द एक्सिस। अभी तक तो हमने ओरिजिन से लिया था, अब हम एक्सिस से लेंगे। तो देखिए बस सिंपल सा एक फंडा है, जैसे कि सपोज करो एक्स एक्सिस से क्या होगा, तो बस उस एक्स एक्सिस को 0 रख देना, बाकी की निकल जाएगी, यानी कि वैल्यू हो गया इस वाले में एक्स एक्सिस को 0 रख देना, तो बचा क्या y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। जब हम y एक्सिस लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए ये 0 रख देंगे, ये और ये बचेगा, यानी कि x1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। और जब हम z एक्सिस लेंगे तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, केवल ये दोनों बचाएंगे, ये x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो चलो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि जो आया हुआ है बहुत टाइम क्वेश्चन, हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको ये वाले फॉर्मूले भी पूरे क्लियर हो जाए। देखिए ये मेरा क्वेश्चन है शो दैट डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट 1 2 3 फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस √13 √10 और √5, यानी कि हमें ये शो करना है किसी भी पॉइंट से 1 2 3 से कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू ये आपकी जो डिस्टेंस है वो √13 √10 और √5 होगी। तो जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया, अगर मैं एक्स एक्सिस का निकालती हूँ तो फार्मूला क्या होता है, y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, किस पर, एक्स एक्सिस पर। और अगर हम y एक्सिस की बात करते हैं तो y एक्सिस पर क्या होता है, फार्मूला x1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। z एक्सिस पर फार्मूला क्या होता है, √x1 का स्क्वायर प्लस y1 का, यानी कि पूरा वो स्क्वायर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला आंसर निकालते हैं। आंसर निकालने का मतलब है यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये क्योंकि y1 और z1 है, ये y1 का z स्क्वायर, यानी कि y1 कितना है 2 और ये हो गया 3, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 प्लस 3 3 9, 9 4 13। आंसर देखिए 13 आया, यानी कि पहला हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा क्या है, x1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, x1 कितना है 1 और z कितना है 3,
यानी कि 1 + 3 × 9 यानी कि √10 आ गया आपका √10। इसी तरीके से ये क्या है आपका x1 यानी कि 1 प्लस y1 कितना है 2, 2 दूनी 4 यानी कि √5। देखिए आपका पूरा शो हो गया कि कैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे किससे, कोऑर्डिनेट एक्सिस से। जब x की बात करेंगे तो x को 0 रख दो, y की बात करेंगे तो y को 0 रख दो, z की बात करेंगे तो z को 0 रख दो, और ये पूरा आपका आंसर निकल जाएगा। और आपको ऑरिजिन से निकालना है तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर और z1 का स्क्वायर। यदि इसी को ऑरिजिन से निकालते तो आंसर हो जाता 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 1 14। ये आपका ऑरिजिन से हो जाता √14 और इन सब की वैल्यूज़ है यहाँ से निकल जाएगी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जिसका डेरिवेशन हमेशा आता ही आता है। तो अब आइए डिस्कस करते हैं उस वाले डेरिवेशन को। देखिए ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है प्रूफ करने के लिए कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट हैं वो डिवाइड करते हैं किसी भी लाइन को किस में, रेशो में, m1:m2 में। यानी कि आपने एक जैसे फॉर्मूला भी पढ़ा होगा इंटरनल रेशो का और एक्सटर्नल रेशो का। इंटरनल रेशो में क्या काम आता है कि हम जो वेरिएबल्स होते हैं यानी कि m1 और जो उसका रेशो होता है वो लेते हैं प्लस m2 और उसका दूसरा रेशो अपॉन m1 + m2 लेते हैं। तो इसे हम प्रूफ करेंगे और इसका इंटरनल का फॉर्मूला लिखेंगे। यानी कि जब भी हम कोई भी एक लाइन को ज्वाइन करते हैं तो किसी भी रेशो में डिवाइड होती है। जैसे कोई लाइन ज्वाइन करते हैं तो वो इस रेशो में या इस रेशो में यानी कि λ/1 में डिवाइड होती है। आज हम उसको प्रूफ करेंगे। तो पहले हम प्रूफ करते हैं। हमने क्या करी है, ये 3D जियोमेट्री में है, हमने एक बना लिया ये पूरी 3D जियोमेट्री वाला चार्ट, एक्सेस z एक्सेस और ये y एक्सेस, और ये हमारा हो गया ऑरिजिन। इसमें मैं इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं लिख रही, केवल आपको बताती जा रही हूँ। ये हमने एक पॉइंट लिया P ले लेते हैं, P जिसके कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं x1 y1 और z1, और एक लिया हमने यहाँ पर पॉइंट Q जिसके हैं x2 y2 और z2। देखिए x1 y1 z1, x2 y2 z2। इसे छोटे से पतले पेन से करते हैं जिससे कि यहाँ पर लिख सके आसान से। हमने क्या करा, एक इसका मिड पॉइंट लिया, ये लिया R। मिड पॉइंट तो नहीं है, इसके बीच में मैंने एक R पॉइंट दे दिया जिसके हैं x3 y3 और z3। ओके, x3 y3 और z3। ये इंटरनली PQ को रेशो में डिवाइड कर रहे हैं m/m1/m2 में। ठीक है, यानी कि हमारा PQ any 2 पॉइंट R divides PQ internally in the ratio, ये तो हमें दिखाना पड़ेगा, रेशो m1/m2। ओके, अब हमें डिफाइन करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R डिफाइन करने के लिए हमने क्या करा, PR/RQ। देखिए PR/RQ किस में डिवाइड्स हैं, रेशो में m1/m2 में। ओके, अब मैं एक ड्रॉ परपेंडिकुलर कर रही हूँ PM। मैंने एक ड्रॉ करा परपेंडिकुलर, इसे नाम दिया PM। इसी तरीके से Q से एक ड्रॉ किया हमने XY प्लेन पर ही QN, और उसका जो R पॉइंट था उससे भी एक मैंने ड्रॉ कर दिया, ये आपका हो गया K। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इससे सीधा सीधा एक सीधी लाइन खींच दी, ये हो गई सीधी लाइन। यानी इसको नाम दे दिया मैंने B और इसका नाम दे दिया A। ओके, अब देखिए, अब मुझे इसको प्रूव करना है। मैंने सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको आप सब लिख लेंगे। अब मेरा जो ये वाला है, एक ये वाला, ये और एक ये वाला, ये दोनों दिखा दूँ किसको, एक ये वाला यानी कि PBR और ये वाला, दोनों सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं। यानी कि मैं यहाँ लिखती हूँ क्या आपका कि हमारा BPR एंड RAQ आर सिमिलर। अगर सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, ये लाइन इस लाइन के बराबर होता है, ये ट्रायंगल इस लाइन के बराबर होता है, ये पूरा। तो हमने क्या करा, क्योंकि हम ले रहे हैं m1/m2 बराबर हैं, यानी कि क्या है PR/RQ बराबर है
M1 अपॉन M2 बराबर PR अपॉन PQ बराबर, यानी कि BP किसके बराबर है, AQ के। यहाँ लिख सकते हैं BP अपॉन AQ, BP अपॉन AQ है। अब मैं BP को देखिए कैसे लिखूँगी, ये BP है, अगर मैं इस पूरे MB में से ये MP माइनस कर दूँ तो BP आ जाएगा, इस पूरे MB में से ये MP माइनस कर दूँ तो BP आ जाएगा। मैंने यहाँ लिख दिया MB माइनस MP। सिमिलरली मैं इसको पूरे लिखूँगी, यानी कि AQ कैसे लिख सकती हूँ, AQ अगर मैं इस पूरे में से ये माइनस कर दूँ, यानी कि NQ में से मैंने माइनस कर दिया NE। ओके, अब मैं MB को देखें, ये MB है, MB ये पूरा MB, ये किसके बराबर आ रहा है, NQ के, ये NQ के, क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो मैंने क्या लिख दिया है, ये आपका हो गया KR माइनस MP। मैंने MB को KR कैसे लिखा, M ये रहा M और ये B, और क्योंकि मिड पॉइंट खींचा था तो KR, मैंने इसलिए KR के बराबर लिख दिया। सिमिलरली मैं नीचे वाले को भी ऐसे लिख दूँगी, यानी कि NQ माइनस KR, क्योंकि NA जो है, NA ये पूरा NA ये भी हमारे KR के बराबर है। देख रहे हैं ना आपको, ये पूरा लाइन खींची और सीधी लाइन खींच दी, यानी कि MB और ये A और N दोनों के दोनों क्या है, आपके इस मिड के बराबर हैं। यानी कि अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी KR की वैल्यू क्या है, Z3। KR क्या है मेरा, Z3, कहाँ है KR, ये KR, क्योंकि ये Z के पॉइंट पर आ रहा है तो ये मेरा Z3 हो गया। मैंने इसको लिखा Z3 माइनस MP को लिख दिया MP, यानी कि स्टार्टिंग वाला है MP, ये मेरा Z1, ये Z2, ये Z3 अपॉन इसी तरीके से Z2 माइनस Z3, ये इक्वेशन आ गई। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ, M1 M2 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 था, ये Z3 माइनस Z1 Z2 माइनस Z3, यानी कि M1 के साथ आ गया Z2 माइनस Z3 और इसके साथ आ गया M2 के साथ Z3 माइनस Z1। और सही से लिख सकते हैं इसे, यानी कि अगर इसे सिंप्लीफाई करो तो Z3 की वैल्यू कितनी आ गई, M1 Z2 प्लस M2 Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। अभी जैसे मैं फॉर्मूला यहाँ बता रही थी आपको, तो हम क्या करते हैं, सिंपल भी तरीका बता देती हूँ आपको। क्या होता है कि जैसे ये एक्सिस है, यहाँ पर लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड है, सपोज़ करो इसके कोऑर्डिनेट X Y और Z हैं, इसके A और B और C हैं, तो हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, यानी कि X प्लस लैम्डा A अपॉन इन दोनों का रेशो लैम्डा प्लस 1। यहाँ भी तो वैसे ही हुआ है, Z1 प्लस Z2 इनकी रेशो में डिवाइड थे, सेकंड वाले रेशो के साथ पहला वाला आ गया और पहले वाले के साथ में सेकंड वाला रेशो आ गया। तो सिमिलरली हम Z2 को भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से Z1 को भी, सॉरी ये Z3 था, ये Y2 को यहाँ हम लिख सकते हैं, X3 को भी और Y3 को भी, ये सारे कोऑर्डिनेट्स। आई होप आपको ये पूरी समझ आ गई होगी। X3 का मैं कोऑर्डिनेट लिख के दिखा सकती हूँ। M1 केवल मुझे यहाँ पर चेंज करना है, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन ये क्या है आपका X2 प्लस, सॉरी M2 है ना, ये तो M2 था, M2 प्लस M1, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा M2 प्लस M1, क्योंकि ये रेशो में तो डिवाइड नीचे रेशो आते हैं। इसी तरीके से Y3 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट टॉपिक और कराते हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन। ये हमारा बहुत क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, इसका भी हम प्रूफ करा देते हैं। ये तो हमारा तब डेरिवेशन है जब कोई भी लाइन इंटरनली डिवाइड होती है, ये इस चीज़ के लिए इंटरनली कोऑर्डिनेट्स के लिए इंटरनली डिवाइड होती है, और जब हमारी एक्सटर्नली हो तो बीच में यहाँ माइनस आ जाता है, बीच में आपका मिड में माइनस आ जाएगा अगर आपकी एक्सटर्नली हो। ठीक है, कोई भी लाइन एक्सटर्नली डिवाइड हो, कोऑर्डिनेट को डिवाइड करती है तो नेगेटिव आएगा और इंटरनली करेंगे तो प्लस आएगा। अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन में हमारा आता है कि जब हमारा सेंट्रॉइड निकालने हो टेट्राहेड्रन के तो कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि किसी भी ट्रायंगल के हम सेंट्रॉइड निकालते थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3।
सेम y1 प्लस y2 प्लस y3/3। बट अब हम क्या निकालेंगे, अब हम सेंट्रॉइड निकालेंगे टेट्राहेड्रन के, जिसमें हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि x1 y1 z1 x2 y2 और z2, x3 y3 z3, x4 y4 और z4। यानी कि हमने एक टेट्राहेड्रॉन बनाया, ये बना दिया। ओके, इसको ये सीधी खींची लाइन, इसके हमने कोऑर्डिनेट रखे x1 y1 z1, इसके हमने कोऑर्डिनेट रखे x2 y2 z2, इसके रखे x3 y3 z3, इसके रखे x4 y4 और z4। ओके, हमने यहाँ पर से एक सीधी यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींची, ये इसका जो, ये देखिए अगर मैं इसको सीधी लाइन खींचती हूँ एक सीधी यहाँ पर, तो मैं कह रही हूँ ये सेंट्रॉइड है G और G डैश। इसका सेंट्रॉइड क्या है, ये यहाँ पर G हुआ और इसका सेंट्रॉइड हो गया G डैश। ये ऐसे ऐसे करा यहाँ और ये G डैश। ठीक है, ये जो AC G डैश को डिवाइड करिए 3:1 में, 3:1 में, और ये वाला जो हो रहा है डिवाइड, ये 2:1 में डिवाइड हो रहा है। ओके, अब हम इसको करेंगे प्रूफ कि कैसे करना है। ये हमने नाम दे दिया A B C और D, और ये पॉइंट हो गया हमारा, इसके मिड पॉइंट से E। एक बार और समझा देती, ये देखिए मैंने डायग्राम बनाया, इसके एक पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाया। ये रेशो डिफाइन कर रहा है G रेशो 2:1 में, क्योंकि इसका सेंट्रॉइड है ये G डैश और इस वाले का सेंट्रॉइड था G, तो मैंने यहाँ पर एक डिफाइन कर लिया पूरे G को। यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ये है G, यानी कि 3:1 में डिवाइड हो रहा है, 3:1 में। अब हम इसको प्रूव करेंगे। मैं यहाँ लिखूँगी G और G डैश आर द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रन ABC। अब हम इस ट्रायंगल में लेंगे एंड ट्रायंगल BCD। हमने लिया टेट्राहेड्रन ABCD, जिसके सेंट्रॉइड हमने ले लिया G और एक BCD ले लिया। BCD ट्रायंगल क्या है, BC और D, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। BCD BC और D, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। इसका सेंट्रॉइड हमारा क्या है, G डैश। इसका सेंट्रॉइड डिवाइड कर रहा है 3:1 में और इसका कर रहा है 1:2 में, सॉरी 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी अगर मिड पॉइंट, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये हमने मिड पॉइंट मिलाया, तो मिड पॉइंट यानी E के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, यहाँ लिख देते हैं E के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, क्योंकि मिड पॉइंट है तो x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2, z2 प्लस z3/2 हो गए E के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को हम क्या करते हैं, आधा बांट लेते हैं, तो x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2, z2 प्लस z3/2। हमने E के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हमारे पास E के कोऑर्डिनेट हो गए, हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये रेशो हो गए। अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था कि इंटरनली अगर कोई भी लाइन किसी रेशो में डिवाइड होती है तो हम कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं हम यार, ये हमारा आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो निकालते हैं। देखिए इसकी मल्टीप्लाई किसके रेशो से करते हैं, 1 के रेशो से, यानी कि x4 × 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई पहले कोऑर्डिनेट की किसके रेशो से, 2 से, तो 2 के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, ये वाले कोऑर्डिनेट से, यानी कि x2 प्लस x3/2। ओके, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, अभी हमारे ये रेशो हो गया, रेशो मतलब आपका 2 + 1 3, पहला कोऑर्डिनेट बन गया। अब दूसरे कोऑर्डिनेट भी ऐसे करेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट y2 वाला है, आपको कुछ नहीं चेंज करना, बस यहाँ की जगह y2 लिख दोगे, तो y4 × 1 प्लस 2 × y2 प्लस y3/2/3। इसी तरीके से z4 × 1 प्लस 2 × z2 प्लस z3/2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया x4 प्लस x2 प्लस x3/3। ओके, कॉमा y4 प्लस y2 प्लस y3/3, चाहे तो सीधा सीधा भी लिख सकते हो, और इसका आ गया, मैं सीधे लिख देती हूँ इसमें, z2 प्लस z3 प्लस z4/3, यानी कि ये मेरे कोऑर्डिनेट किसके आ गए, इस वाले के,
ए जी डैश के, ये मेरे जी डैश के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैं इन दोनों के निकालूंगी बीच के, क्योंकि ये रेशो में डिफाइन हो रहा है 2:3:1 में। अब हम इसके निकाल लेते हैं 3:1 के। ये हमारे पास है ही कोऑर्डिनेट, कौन सा, ये वाला पहला वाला कोऑर्डिनेट, और जो जी पॉइंट निकाले हैं इसके कोऑर्डिनेट। इन दोनों के बीच का रेशो किस में डिवाइड है, 3:1 में। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, इसके हमने निकाल लिए। अब हम 3:1 में करते हैं, यानी कि अब हम किसके निकालेंगे, जी के कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें तो जी निकालना है तो जी के निकालते हैं। यानी किस रेशो में डिफाइंड है, 3:1 में। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है हमारे पास, x1 y1 z1, ये रेशो सपोज करो 3:1 में डिवाइड है, और ये वाले कोऑर्डिनेट्स ये वाले हो गए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, x1 की, 1 के साथ x1 की मल्टीप्लाई, प्लस 3 के साथ इस वाले की मल्टीप्लाई, 3 × x2 + x3 + x4/3, और रेशो कितना हो गया, 3 + 1 4, कॉमा। इसी तरीके से आप किसके निकालोगे, इस वाले कोऑर्डिनेट के निकालोगे, 1 के साथ y1 की मल्टीप्लाई प्लस इसके साथ 3 वाले की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट तो इसके हैं, इस वाले की इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 × y2 + y3 + y4/3, अपॉन कितना आएगा 4, कॉमा। सेम ऐसे ही हम निकालेंगे z1 के लिए, तो z1 का रेशो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, z1 प्लस, और इस वाले की मल्टीप्लाई 3 से होगी, यानी कि 3 × z2 + z3 + z4/3 अपॉन 4, 3 से 3 कैंसिल। फिर से कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे जी के, x1 प्लस, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, x1 + x2 + x3 + x4/4, फिर y1 + y2 + y3 + y4/4, ठीक, z1 + z2 + z3 + z4/4, यानी कि ये हमारे जी के कोऑर्डिनेट आ गए, यानी कि सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। आपको चाहे कितने भी दे दे, आपको 5 वाला दे दे, 6 वाला दे दे, 7 वाला दे दे, आपको कुछ नहीं करना, आपको सारे पॉइंट्स जोड़ने हैं इसके सेंट्रॉइड को, और उतने से डिवाइड कर देना है। जैसे कि हमने अब तक इसके ट्रायंगल के पढ़े थे, तो हम क्या लिखते थे, x1 + x2 + x3/3। इसी तरीके से हम टेट्राहेड्रॉन के पढ़ रहे हैं, x1 + x2 + x3 + x4/4। आगे जितनी भी आपके नंबर्स बढ़ेंगे उसी के आगे उतना ही डिवाइड होंगे। ये थे हमारे सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। आई होप आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल हम इसका सेकेंड डे यानी कि डे 2 डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का। और आपको अगर कोई भी कमेंट बॉक्स पे कुछ लिखना हो कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या ऑब्जेक्टिव्स का, वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। अब हम रेगुलरली वीडियो डालेंगे जब तक हमारी एनालिटिकल ज्योमेट्री यानी कि 3D ज्योमेट्री पूरी नहीं हो सकती। अगली वीडियो के साथ यानी कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।